नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पंजाब सरकार के मंत्री और विधायकों के आवास का घेराव, किसान संगठनों ने की एमएसपी की गारंटी समेत शंभू खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई से हुए नुकसान की भरपाई की मांग। मध्य प्रदेश के किसान 15 अप्रैल तक करवा सकेंगे गिरदावरी में संशोधन। किसानों को फसलों की गिरदावरी के आधार पर मिलता है योजनाओं का लाभ। संशोधन से किसानों को उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में नहीं होगी परेशानी। बिहार के पटना में राज्य सहकारिता सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार को मखाना प्रोसेसिंग सेंटर की दी सौगात। मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जल गंगा संवर्धन अभियान की हुई शुरुआत। नगरीय निकायों के जल स्रोतों को अविरल बनाए जाने के लिए जन भागीदारी से होंगे कार्य। केंद्र की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत जल संरचनाओं के उन्नयन का किया जा रहा है कार्य। और आइए अब इन सभी समाचार को जानते हैं विस्तार से। पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 महीने से आंदोलन चला रहे किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा आज सीएम भगवंत मान समेत कई कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव शुरू कर चुके हैं। ये प्रदर्शन आज शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। किसानों का 17 जिलों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। किसानों का कहना है कि प्रदर्शन की जगह बढ़ भी सकती है। दरअसल पंजाब की आप सरकार ने जिस तरह 19 मार्च को बलपूर्वक शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों और उनके तंबुओं को जबरन हटाया था, उसके बाद से किसान और भी आंदोलित हैं। किसान अपने आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं। किसानों का आरोप है कि पंजाब सरकार ने उनके साथ जबरदस्ती की। 19 मार्च को 7वें दौर की बातचीत के बाद पंजाब पुलिस ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंधेर समेत अन्य किसान नेताओं को अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया और इसके बाद दोनों बॉर्डर खाली करवा दिए गए। सरकार की अनेकों योजनाओं का लाभ किसानों को फसलों की गिरदावरी के आधार पर मिलता है, जिसमें फसल बीमा योजना, मूल्य समर्थन योजना शामिल हैं। ऐसे में इस वर्ष रबी सीजन में जिन किसानों की गिरदावरी में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, वे किसान इसे 15 अप्रैल 2025 तक सही करवा सकते हैं, जिससे किसानों को उनकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों के हित में डिजिटल फसल सर्वेक्षण, गिरदावरी में संशोधन एवं दावा आपत्ति करने की अवधि को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इससे किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री के लिए कराए गए पंजीयन की जानकारी और गिरदावरी की जानकारी में आ रहे अंतर में सुधार करवा सकेंगे। गौरतलब है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री के लिए किसानों द्वारा कराए गए पंजीयन में दी गई जानकारी और पटवारी द्वारा की गई गिरदावरी में भिन्नता होने से आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा ने आयुक्त अभिलेख को गिरदावरी में संशोधन, दावा आपत्ति करने की अवधि 15 अप्रैल तक बढ़ाए जाने का आग्रह किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार को 800 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी है। अमित शाह ने पटना में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही पटना के बापू सभागार में राज्य सहकारिता सम्मेलन में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सहकारिता विभाग की 826 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही 100 सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण किया। अमित शाह ने गृह विभाग के 133 पुलिस भवनों का भी शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 109.16 करोड़ की कुल 3 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मंत्री अमित शाह ने बिहार को मखाना प्रोसेसिंग सेंटर की सौगात भी दी है।
गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने मोदी सरकार प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार में चहुमुखी विकास कर रही है। मोदी जी ने 10 साल के अंदर राशन, घर, बिजली, गैस, जल, शौचालय, दवाइयां और 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। 81 करोड़ लोगों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 11 करोड़ से अधिक लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने। 5 किलो अनाज के साथ साथ 5 लाख तक का इलाज भी नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त में करने का काम किया। मित्रों, गरीबों के लिए अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर यात्रा के दौरान कांग्रेस को नक्सलवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कांग्रेस को बेईमानी और भ्रष्टाचार की करार दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास दिलाया कि राज्य में अब विकास का नया दौर चल पड़ा है। गरीबों को पक्की छत, किसानों को उनका हक और महिलाओं को सम्मान सुनिश्चित हो रहा है। यही है मोदी की गारंटी के पूरा होने की गारंटी। बिलासपुर में मौका था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 3 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश का। प्रधानमंत्री ने खुद लाभार्थियों को घर की चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा, गरीबों के लिए पक्की छत के सपने का मोल क्या होता है वे अच्छी तरह से जानते हैं। जबकि कांग्रेस के शासन में लाखों लोगों के सपने फाइलों में गुम होकर रह जाते थे। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पहले की सरकार ने फाइलों में गुमा दिया था और तब हमने गारंटी दी थी कि ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। कांग्रेस को भ्रष्ट और बेईमानी की मानसिकता वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुल 33,700 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी। उनकी सरकार अब गांव-गांव तक विकास लेकर जा रही है, जबकि कांग्रेस के शासन में आदिवासी इलाकों तक विकास पहुंचता ही नहीं था। साथियों, विकास के लिए बजट के साथ साथ नेक नियत भी जरूरी है। अगर कांग्रेस की तरह मन और मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। यही स्थिति हमने कांग्रेस के शासन के दौरान देखी है। इस कारण आदिवासी अंचलों तक विकास नहीं पहुंच पाया। वंचितों, पिछड़ों और जरूरतमंदों के विकास के प्रति उन्होंने अपनी सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद की समस्या को कांग्रेस की उदासीनता ने ही बढ़ावा दिया था। कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। उस समय की सरकारों की उदासीनता ये आग में घी डालने जैसा था।
विकास का नया दौर नक्सलवाद को खत्म करने और लोगों में नया विश्वास जगाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लिए जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, उनमें रेलवे की 7 परियोजनाएं शामिल रहीं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य भी बन गया है जहां रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो गया। अभनपुर से रायपुर के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने NH-130D के दोहरीकरण की आधारशिला रखी, जबकि NH-930 और NH-43 के लेन के अपग्रेडेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। विद्युत उत्पादन और ऊर्जा दक्षता के लिए उन्होंने 9,790 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली NTPC की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना 3 की आधारशिला रखी, जबकि 15,800 करोड़ रुपए की लागत वाली राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। वहीं BPCL और HPCL के लिए पाइपलाइन परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 130 PM श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र को समर्पित किया। साथ ही PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत 130 स्कूलों को अपग्रेड किए जाने की योजना का भी शुभारंभ किया गया। बिलासपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मध्य प्रदेश पर्यटन देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ने से अब गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। मध्य प्रदेश के गांव में होम स्टे जैसी सुविधाएं न सिर्फ राज्य के ग्रामीण पर्यटन को मजबूती दे रही है, बल्कि गांव की महिलाओं को बड़ी संख्या में उद्यमी भी बना रही है। मध्य प्रदेश में पर्यटकों के लिए खुशखबरी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में होम स्टे को बढ़ावा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और ग्रामीण विकास पर सरकार का फोकस। मध्य प्रदेश में होम स्टे के साथ विलेज लाइफ का मजा। ग्रामीण परंपरा, खान पान, संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। MP अजब है, सबसे गजब है, ये चर्चित स्लोगन आपने मध्य प्रदेश टूरिज्म के विज्ञापन में सुना ही होगा, और जो लोग मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर जाते हैं वो इस बात को महसूस भी करते हैं। लेकिन अब अगर आप मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर घूमने जाएं और राज्य के विभिन्न ग्रामीण अंचलों की संस्कृति, खान पान और रहन सहन को महसूस करना चाहें तो एक बार किसी होटल में नहीं, होम स्टे में रुकें। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों के पास 100 गाँव का चयन कर अब तक 300 होम स्टे तैयार किए हैं। इनकी संख्या मार्च 2026 तक 1000 तक करने का लक्ष्य है। इन चयनित 100 गांवों में से 50 तो जनजातीय गांव हैं, जहां पर्यटक मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, रहन सहन और खान पान का आनंद ले सकते हैं। वो टूरिस्ट जो हमारे रूरल प्रैक्टिसेस को एंजॉय करना चाहते हैं, वो उससे रूबरू होना चाहते हैं, वो हमारे वो सस्टेनेबल अफोर्डेबल हाउसिंग में आना चाहते हैं, वो शहर के भाग दौड़ से दूर गांव में एक सुकून भरा पल बिताना चाहते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये होम स्टे योजना लाई गई थी। हम लोग का टारगेट है मार्च 26 तक हम 1000 होम स्टेज, रूरल होम स्टेज का निर्माण कर लेंगे, जिसमें से 50 गांव हमारे नॉन ट्राइबल हैं और 50 गांव हमारे ट्राइबल हैं। अभी तक हम लोग करीबन 300 होम स्टेज बना चुके हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने इस होम स्टे कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक कॉर्पस फंड का भी प्रावधान किया है। जनजातीय क्षेत्र में होम स्टे के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक लोन के रूप में मदद करती है। इतना ही नहीं, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति का भी लोग आनंद ले सकें, इसके लिए भी इंतजाम वहां किए जाते हैं, जिसके लिए सरकार कलाकारों को पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के लिए सब्सिडी भी देती है। राज्य में आज 60% महिलाएं इस क्षेत्र में उद्यमी बन चुकी हैं। इन सभी होम स्टेज में करीबन 60% जो है वो हमारी जो एंटरप्रेन्योर है, महिला जो है वो उद्यमी के रूप में यहाँ पर आ रही हैं। इसके अलावा हमें कॉर्पस फंड हमने डेवलप किया है हमारे जनजातीय विलेजेस के लिए, जिसमें कि हम 10 लाख रुपए उनको देते हैं। बेसिकली ये इसलिए है कि अगर किसी को अगर कोई आर्थिक आवश्यकता हो तो वो एज अ लोन इस कॉर्पस फंड से लेकर अपना होम स्टे का निर्माण कर सकता है। इस होम स्टे के लिए स्थानीय लोगों को मेहमानों की देखरेख कैसे की जाए, इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। होम स्टे में जो पर्यटकों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए पर्यटन विभाग ने कुछ मानक भी तय किए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में होम स्टे का ये कल्चर लाइवलीहुड जनरेशन का भी सटीक उदाहरण है।
मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग ग्रामीण पर्यटन पर लगातार काम कर रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। आर्थिक गतिविधि बढ़ती है तो ग्रामीणों के हाथ में पैसा आता है और साथ साथ देश दुनिया के पर्यटक जब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो वो न सिर्फ वहां के स्थानीय रहन सहन खान पान का आनंद ले पाते हैं, बल्कि इससे कला संस्कृति खान पान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलती है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और देश में अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मी में लू का प्रकोप भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में पशुओं को लू से बचाना बहुत जरूरी है, वरना पशुधन बीमार पड़ सकता है, जिसको देखते हुए राजस्थान के पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने पशुओं को लू और तापघात से बचाने के लिए सलाह जारी की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक परिवर्तनों के प्रभाव से पशुधन को स्वस्थ रखने हेतु पशुपालकों को सचेत और जागरूक करना अति आवश्यक है, ताकि पशुओं के रखरखाव, पोषण एवं स्वास्थ्य रक्षा हेतु उनके द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा सकें तथा सावधानियां बरती जा सकें। पशुपालन मंत्री ने पशुपालकों से अपील की है कि वे गर्मी के मौसम में अपनी पशुओं का विशेष ध्यान रखें, उन्हें छायादार स्थानों पर बांध कर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार ठंडे, शुद्ध और पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें। पशुओं को सूखे चारे के साथ साथ कुछ मात्रा में हरा चारा भी दें, जिससे पशुओं में पाचन संबंधित बीमारियां उत्पन्न नहीं हो सकें। उन्होंने भारवाहक पशुओं को दोपहर में आराम देने की भी सलाह दी है। नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हो रही है और इस जहर मुक्त खेती को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार भी प्रयासरत है। प्राकृतिक खेती से बने उत्पादों की संपूर्ण जानकारी और किसान जो इस खेती से जुड़े हैं उनकी खेती के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से अब सितारा नाम से पोर्टल बनाया गया है, जिसमें प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों की खेती बाड़ी से लेकर वो कौन सी फसलें इस विधि से उगाते हैं, ये सब इसमें उपलब्ध होगा। कोई भी उपभोक्ता जो प्राकृतिक खेती के उत्पाद ले रहा है, उसे वस्तु पर लगे बारकोड से गूगल पर सर्च करने पर संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इससे जहां उपभोक्ता को गुणवत्ता वाला उत्पाद मिलेगा, वहीं नेचुरल फार्मिंग उत्पाद की विश्वसनीयता भी साफ होगी। और फसल विविधीकरण और तकनीकी खेती से कृषकों की आमदनी बढ़ाने में मध्य प्रदेश का जबलपुर अपनी अलग पहचान बना रहा है। जबलपुर क्षेत्र में शनिवार से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय प्रांगण में 2 दिवसीय संभाग स्तरीय मिलेट्स फूड फेस्टिवल सह कृषि मेले का आयोजन किया गया। कृषि विभाग द्वारा लगाए जा रहे इस मेले में श्री अन्न से बने व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए। इसके अलावा कृषि की आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन, साथ ही किसानों को फील्ड विजिट भी मेले के दौरान कराई जा रही है। मेले में श्री अन्न के उत्पादक किसानों को विपणन और बाजार में सही दाम मिलने में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए प्रदेश एवं देश के क्रेता विक्रेताओं के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को भी आमंत्रित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का खाद्य तकनीकी विभाग, दुग्ध संघ, मंडी बोर्ड, मार्कफेड, बीज संघ, नाबार्ड, आत्मा योजना जैसी सरकारी संस्थाओं की भागीदारी मिलेट्स फूड फेस्टिवल सह कृषि मेले में सुनिश्चित की गई है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के जल स्रोतों, नदी, तालाबों, कुआं, बावड़ी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान में नगरीय निकायों द्वारा अधिक से अधिक जन भागीदारी के प्रयास किए जा रहे हैं। नगरीय निकायों द्वारा केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत जल संरचनाओं के उन्नयन का कार्य भी वर्तमान में किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 30 मार्च 2025 वर्ष प्रतिपदा के दिन क्षिप्रा नदी के तट पर किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जल स्रोतों के संरक्षण का दायित्व सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का भी है। उन्होंने इस अभियान में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला जनप्रतिनिधियों से विशेष आग्रह किया है। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि जल संरक्षण के कार्यों में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। और अब बात मौसमी खेती की।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य महाराष्ट्र में तैयार अंगूर की तुड़ाई का काम करते रहे, गेहूं की कटाई का काम भी समय पर पूरा कर लें। मध्य महाराष्ट्र में चना, कुसुम, मक्का और रब्बी की ज्वार की कटाई करें। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में सूखे मौसम को देखते हुए मूंगफली, गन्ना और ग्रीष्मकालीन तिल की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। सब्जियों के खेतों और बगीचों में भी इस समय सिंचाई की जरूरत है। कोंकण के किसान भी सब्जियों और बागानों में सिंचाई करते रहे। कोंकण में इन दिनों तैयार सरसों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन धान की खड़ी फसल में 3 से 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाकर रखें। विदर्भ में मूंग, तिल, सूरजमुखी, मूंगफली, सब्जियों और बागानों में सिंचाई करें। मराठवाड़ा के किसान तैयार गेहूं, ज्वार और कुसुम की कटाई करें। मराठवाड़ा में अंगूर की तुड़ाई जारी रखें। यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की खुदाई भी समय पर कर लें। विदर्भ में तैयार रब्बी की ज्वार, सरसों, कुसुम, गेहूं और चने की कटाई करते रहें। यहाँ के किसान हल्दी की खुदाई भी जारी रखें। सुबह के समय सब्जियों की तुड़ाई और कटाई का काम करना उचित रहेगा। पूर्वी विदर्भ में हाल फिलहाल में लगाए गए पौधों को सहारा देने का काम करें। गुजरात के उत्तरी सौराष्ट्र इलाके में खड़ी फसलों में निरंतर हल्की सिंचाई करते रहें। सब्जियों की फसल में सुबह के समय सिंचाई करें। सब्जियों की नर्सरी और बगीचों में लगे छोटे पौधों को गर्म हवाओं से बचाने की व्यवस्था करें। गीली बोरों की आड़ से नर्सरी को गर्मी से बचा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुवाई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की महाराष्ट्र की यात्रा पर। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में शामिल होंगी। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत चल रही मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में भारतीय सेना ने विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। भारतीय सेना ने एनडीआरएफ और चिकित्सा टीमों के सहयोग से शेष कर्मियों और राहत संपत्तियों को मंडले की ओर ले जाना शुरू कर दिया है। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल द्वारा केंद्र द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, वित्त मंत्री ने केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के अनुरोध का स्वागत किया है। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के वक्फ संशोधन विधेयक पर समर्थन करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुनम्बम के पीड़ित परिवारों का भी जिक्र किया। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है ईद उल फितर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा की पूजा माता ब्रह्मचारिणी के रूप में की जाती है। मां वैष्णो देवी का मंदिर रोशनी से नहाया हुआ है। उत्तराखंड में श्री गंगोत्री धाम के कपाट इस वर्ष अक्षय तृतीया यानी कि 30 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे खुलेंगे। इसी दिन श्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे। और इसके साथ ही किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।